तो दोस्तों ये वीडियो होने वाली है बहुत ही शानदार, जानदार और धमाकेदार। इसको देखने के बाद आप बिल्कुल हो जाएंगे समझदार। चाय की टपरी से लेकर गली के छपरी तक बस एक ही चर्चा हो रही है, साइमल्टेनियस इलेक्शंस आर गुड और बैड। साइमल्टेनियस इलेक्शन कह लीजिए या फिर वन नेशन वन इलेक्शन कह लीजिए, बात एक ही है। ओके, मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि लोकसभा और स्टेट असेंबलीज़ के जब इलेक्शन सिंक्रोनाइज करके एक ही साथ कराए जाएं तो उसको हम बोलते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन। इसका मतलब है सिंक्रोनाइज करके हर 5 साल में कराए जाएंगे इन दोनों के इलेक्शन, तो इस कंडीशन को बोलते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन। अभी क्या हुआ है, अभी हम लोग क्यों चर्चा कर रहे हैं और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है उसको पहले समझते हैं। अगर हम अभी प्रेजेंट में जो भी काम हुए उनकी चर्चा करें तो आपने न्यूज़पेपर में या फिर टेलीविज़न पे देखा होगा, स्पेशल सिटिंग बुलाई गई पार्लियामेंट की, और ऐसा माना जा रहा है कि ये स्पेशल सिटिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन पर चर्चा करने के लिए बुलाई है गवर्नमेंट ने। ओके, एंड अभी दूसरी चीज़ और हुई है, वह हुई है कमेटी एक बनाई गई है। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं ना, रामनाथ कोविंद, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, उनकी चेयरमैनशिप में इस बात को डिस्कस करने के लिए साइमल्टेनियस इलेक्शन सही रहेगा या नहीं सही रहेगा, वो अपनी रिकमेंडेशन देंगे आफ्टर सम टाइम। ओके, अगर हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो साइमल्टेनियस इलेक्शन कोई नई बात नहीं है। साइमल्टेनियस इलेक्शन पहले भी होते रहे हैं, यानी कि 1967 तक, यानी कि हमारे यहाँ इलेक्शन कब शुरू है 1951 से, और 1967 तक साइमल्टेनियस इलेक्शन ही कंडक्ट होते थे। उसका रीज़न भी था कि आपको पता है कि उस समय कांग्रेस पार्टी ही मेन पार्टी हुआ करती थी। ठीक है, अब दोनों जगह, यानी कि चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सेंटर हो, दोनों जगह कांग्रेस पार्टी है तो एक ही साथ मिलके इलेक्शन हो जाते थे। और जैसा कि आप जानते हैं 1964 में जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू एक्सपायर हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद से पूरा गड़बड़ शुरू हो जाता है। कैसा शुरू हो जाता है कि इसके बाद जैसे ही वो एक्सपायर करते हैं उसके बाद क्या होता है कि जो कांग्रेस है वो स्टेट असेंबलीज़ में इलेक्शंस हारने लगती है और कई जगह पर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है। और आपने देखा होगा 90s और 80s के दशक में क्या होता है कि जो सेंटर है ना, वहाँ पर भी कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रह पाती है। क्यों नहीं रह पाती? उस समय एक प्रैक्टिस चल रही थी, सिंपल लैंग्वेज में बोलते थे आए राम गए राम, आए राम गए राम। क्यों? क्योंकि कोई भी पर्सन, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कभी भी किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर लेता था। तो मान लीजिए ए पार्टी है और ये बी पार्टी है, कुछ मेंबर ऑफ जैसे एक्स वाई जेड ये मेंबर हैं, अभी ए के साथ हैं तो ए की गवर्नमेंट है, और ये उठ के चले गए बी के साथ तो बी की गवर्नमेंट हो जाएगी। तो ये कंडीशन 80s और 90s के दशक में बहुत भयंकर से चली, और तभी से ये साइमल्टेनियस इलेक्शन का जो प्रोसेस था वो डिसरप्ट हो गया। ओके, डिस्टर्ब हुआ टोटली। ठीक है, इससे पहले 1951-52 में जो पहला इलेक्शन हुआ था तब भी साइमल्टेनियस हुआ, 1957, 1962 और 1967 में लास्ट टाइम साइमल्टेनियस इलेक्शन हुए। ठीक, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसने भी रिकमेंड किया था 1983 में कि भैया साइमल्टेनियस इलेक्शन ही ठीक रहेगा, इसी को कराया जाए। उस समय जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे वो थे RK त्रिपाठी, जिन्होंने रिकमेंड किया था कि भैया साइमल्टेनियस इलेक्शन ही कराइए और ये ज़्यादा ठीक रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। तो देखते हैं पहले बेनिफिट्स। व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस? तो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि इससे एक्सपेंडिचर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, चाहे वो कोई पार्टी हो और चाहे वो हमारी गवर्नमेंट हो। जैसे कोई पार्टी है एक्स, अब वो अगर सेंटर का जब चुनाव होता है तब लड़ती है तब भी उसे पैसा खर्च करना पड़ता है, और स्टेट का चुनाव हुआ तब भी उसे पैसा खर्च करना पड़ता है। अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन हो जाएगा तो एक्स पार्टी को एक ही बार पैसा खर्च करना पड़ेगा प्रचार प्रसार में, और वो जीतेगी या हारेगी ये देखा जाएगा। मतलब पैसा की बचत होगी, एक्सपेंडिचर जो है वो कम खर्चा होगा। एंड इलेक्शन करवाने में गवर्नमेंट का बहुत रिसोर्सेज लगते हैं, तो उसमें भी जो पैसा लगता है वो भी एक ही बार में हो जाएगा। अब कहीं स्टेट में हो रहा है, कहीं सेंटर में हो रहा है, हर जगह स्टेट में होता ही रहता है किसी न किसी स्टेट में, तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा लगता है। ठीक है, एक बार व्यवस्था करनी है इलेक्शन कमीशन को, बस हो गया। तो इससे क्या होगा? रिड्यूस एक्सपेंडिचर होगा। दूसरा क्या होगा कि आपको पता है कि जैसे सपोज करो कि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में क्या हुआ, कोई स्कीम गवर्नमेंट लाना चाह रही थी, तब तक क्या हुआ, वहाँ पर इलेक्शन अनाउंस हो गए। इलेक्शन अनाउंस हो गए मीन्स मॉडल कोड ऑफ
कंडक्ट वहाँ पर आ गया। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ जाएगा तो इसका मतलब कोई गवर्नमेंट वहाँ पर कोई काम नहीं कर पाएगी। तो यानी कि जो पॉलिसीज़ हैं, प्रोजेक्ट है, उनमें एक तरीके की रुकावट क्रिएट होती है, और जो अगर ये साइमल्टेनियस इलेक्शन है होते हैं तो फिर ये समस्या खत्म हो जाएगी। ओके। दूसरा है वोटर्स टर्नआउट बढ़ेगा। वोटर्स को भी पता है कि 5 साल बाद ये फेस्टिवल आएगा, यानी कि वोट करने का, तो उनके अंदर एक उत्साह होगा, एक जोश होगा, जिससे वो क्या करेंगे, वो सोचेंगे कि चलो भाई एक ही बार तो 5 साल में मौका मिला है, चलो चलते हैं और वोट करके आते हैं। इससे क्या होगा, वोटर्स टर्नआउट इंक्रीज हो जाएगा। ओके। दूसरा क्या होगा कि 5 ईयर स्टेबल गवर्नमेंट मिलेगी, और तो इस वजह से क्या होगा, स्टेबल डेवलपमेंट भी होगा ऑल ओवर इंडिया, यानी कि सिर्फ सेंटर में ही नहीं, हर स्टेट में सारे इलेक्शन एक बार में हो गए। तो अब क्या होगा कि सेंटर और स्टेट सिंक्रोनाइज वे में डेवलपमेंट कर पाएंगे 5 साल तक लगातार। ओके। दूसरा क्या है, ये पहले पॉइंट से रिलेटेड है, करप्शन और ब्लैक मनी ये रिड्यूस होगी। भाई करप्शन तो बहुत होता है प्रचार प्रसार में, एंड जो एमएलए या एमपी हैं बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन दिखाते हैं इलेक्शन कमीशन को मैंने बहुत कम पैसा खर्च किया है। तो वो पैसा कहाँ से आता है, वो ब्लैक मनी का पैसा होता है। ठीक है। दूसरा क्या है, स्टेबल सोशल फैब्रिक ये हो जाएगा अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे आपको पता है कि हमारे इंडिया में कास्ट और रिलीजन के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। तो होता क्या है कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो सोशल फैब्रिक को बिगाड़ने का काम करते रहते हैं हमेशा, यानी कि हमेशा का मतलब जब भी इलेक्शन होते रहते हैं तब। और अगर 5 साल में एक बार इलेक्शन हो जाएगा तो फिर ये ऐसी कंडीशन नहीं आएगी कि सोसाइटी को कास्ट और रिलीजन के आधार पे डिवाइड करके वोट मांगे जाएं। ठीक है। अगला नेक्स्ट फ़ायदा क्या है, टीचर्स और सिक्योरिटी फोर्स जो उनका सोल पर्पज़ है उस पर वो फोकस कर पाएंगे। जैसे कि टीचर्स का सोल पर्पज़ क्या है, टीचिंग करना। अब वो इलेक्शन में ही बिजी रहते हैं, अभी सेंटर का होगा, फिर स्टेट का होगा, फिर एंड ऐसे इलेक्शन चलते रहते हैं। तो टीचर्स का काम है पढ़ाना, वो पढ़ाने के अलावा बाकी सब करते हैं लेकिन पढ़ा नहीं पाते हैं। तो अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन होता है तो टीचर्स आसानी से अपना एक बार इलेक्शन करवाएंगे और उसके बाद 5 साल तक फ्री हो जाएंगे और आराम से फोकस करेंगे एजुकेशन पर। इससे क्या होगा, हमारी सोसाइटी का एजुकेशन लेवल इंक्रीज होगा। ओके। आप लोगों ने समझ लिया बेनिफिट क्या हैं। अब समझते हैं कि क्या होंगे इश्यूज़ क्या क्रिएट होंगे या फिर ड्रॉबैक्स क्या हैं। तो इश्यूज़ को अगर वन बाय वन समझें तो जितनी बड़ी हमारी कंट्री है उसके लिए एक बार में इलेक्शन कराना बहुत मुश्किल काम है। ओके। बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लगेंगे एक बार में इलेक्शन करवाने में। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी अगर एक बार में इलेक्शन होते हैं। यहाँ पर एक्चुअली बताया जा रहा है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन के क्या नुकसान हैं, है ना। कैसे अकाउंटेबिलिटी रिड्यूस होगी, जैसे सपोज करो कि कोई एक्स पार्टी है, वो सेंटर का चुनाव लड़ी और वो वहाँ पर अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर ली। अब गवर्नमेंट फॉर्म कर ली तो उसने सोसाइटी के लिए और सिटीजन्स के लिए कुछ अच्छा काम नहीं किया। अब क्या है, 2 साल बाद क्या हुआ, स्टेट इलेक्शन शुरू हो गए। अब स्टेट इलेक्शन शुरू हो गए तो वही पार्टी फिर से स्टेट में इलेक्शन करने आ गई। ठीक है। अब क्या होगा कि लोग कहेंगे भैया हमने आपको सेंटर में, आप सेंटर के लिए इलेक्शन हुआ था तब मैंने आपको वोट दिया था और आपने अच्छा काम नहीं किया, अब मैं आपको वोट नहीं दूंगा। तो यही एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो गई कि एक्स को पता है कि अगर हम अभी अच्छा काम नहीं करेंगे तो हमें स्टेट इलेक्शन, जो स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन है वहाँ पर अच्छा वोट नहीं मिलेगा और हम नहीं जीत पाएंगे। तो इससे क्या होता है, वो अकाउंटेबल हो जाते हैं हमारे सिटीजन्स, यानी कि सिटीजन्स हमारे प्रति या हम लोगों के प्रति। ओके। तो अब अगर एक ही बार में 5 साल में एक ही बार इलेक्शन होगा तो उन्हें पता है कि बस 5 साल बाद आएंगे, देखा जाएगा, है ना। अभी बस जीत गए, अब मज़े करो, है ना। अब तो कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी ही नहीं, अच्छा करेंगे बुरा करेंगे वो 5 साल बाद होगा। ऐसे क्या है, समय समय पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती रहती है। कभी किसी स्टेट में इलेक्शन हो रहा है, कभी किसी स्टेट में इलेक्शन है, वही पार्टी लगभग हर स्टेट में इलेक्शन लड़ने जाती है, तो फिर पता ही है आपको क्या होता है ना। ठीक है। लॉजिस्टिक इशू होगा, मतलब इतनी ज़्यादा ईवीएम इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल है। और दूसरा यहाँ पर एक चीज़ और इशू होगा, ईवीएम का भी इशू होगा। ईवीएम का इशू क्या है कि जो ईवीएम की जो लाइफ होती है वो 15 ईयर होती है ना। अभी क्या है, एक ईवीएम को कई बार यूज करते हैं, यानी कि सेंटर का इलेक्शन हुआ, फिर पंजाब का इलेक्शन हुआ, फिर हिमाचल प्रदेश का इलेक्शन हुआ, फिर छत्तीसगढ़ का इलेक्शन हुआ। तो इस तरीके से एक ईवीएम कई बार यूज हो पा रही है। अगर एक ही बार में इलेक्शन होंगे तो 5 साल में इलेक्शन होगा। 5 साल में इलेक्शन का मतलब है 15 ईयर उसकी लाइफ है, तो यानी कि एक ईवीएम का सिर्फ 3 बार यूज हो पाएंगे। एक ईवीएम को सिर्फ 3 बार ही यूज कर पाएंगे, ओनली 3 टाइम्स। ओके। तो इस तरीके से लॉजिस्टिक इशू भी क्रिएट होगा। दूसरा है आपका कि हो सकता है कि जब इलेक्शन एक साथ हों तो उसमें क्या हो कि जो लोकल इशू हैं वो दब जाएं और जो नेशनल इशू है वो हावी होकर
इलेक्शन जीत लिया जाए, है ना, लोकल इश्यू को इग्नोर कर दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा पर्सनालिटी बेस्ड इलेक्शन हो सकता है, यानी कि नरेंद्र मोदी को फोकस करके या फिर राहुल गांधी को फोकस करके या कोई और भी पर्सनालिटी XYZ कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो पर्सनालिटी बेस्ड इलेक्शन हो जाएगा अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाते हैं, ओके, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा क्या है, यानी कि नेक्स्ट क्या है, कहीं पर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है कि भैया साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाने ही चाहिए, है ना, या करवाना ज़रूरी है, या फिर करवाने के क्या फ़ायदे हैं, ऐसा कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। दूसरा क्या है, यानी कि नेक्स्ट मल्टीपल अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, मतलब चाहे वो आपके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन हो, उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट करने पड़ेंगे अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, नो रूलिंग पार्टी इन स्टेट गिव असेंट टू रिड्यूस देयर टर्म, यानी कि कोई भी पार्टी, कोई सपोज करो कि बीजेपी है कहीं पर, है ना, अब बीजेपी क्या है, सपोज करते हैं कि ये यूपी में है, यूपी में अभी इसको 3 साल हुए हैं, अब चूंकि चाहते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन हो, तो ये बीजेपी नहीं चाहेंगे कि मेरा ये टर्म यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए और फिर मैं सिंक्रोनाइज कर लूँ सेंटर के इलेक्शन के साथ। तो ऐसा मतलब एसेंट्स नहीं मिलेंगी इस स्टेट से। अगर मान लो चलो ठीक है एसेंट मिल भी गई, फिर क्या होगा, अगर बीच में कहीं नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आ गया किसी स्टेट में, अगर गवर्नमेंट गिर गई, अगर गवर्नमेंट गिर गई तब क्या वो फिर वहाँ पर विदाउट रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट चलेगी, मतलब कैसे, ये बहुत बड़ी समस्या है, कैसे फिर क्या होगा। ये तो समझ लिए इशू क्या है, बेनिफिट समझ लिए, इशू क्या है वो समझ लिए। अब कुछ और देखते हैं, क्या अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन हमारा है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था कब, 25 जनवरी 1950 में, और इसी दिन वोटर्स डे मनाया जाता है, आपको पता होगा। अब इलेक्शन कमीशन का काम क्या है, इलेक्शन कमीशन इतने लोगों का इलेक्शन करवाता है, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हों, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हों, प्रेसिडेंट्स हों और वाइस प्रेसिडेंट हो, इन सब का इलेक्शन कौन कराता है, हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ओके। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं वो करवाते हैं कौन सा, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस, ओके, जैसे कि वो पंचायत हो गया, म्यूनसिपलिटीज़ हो गया, उसके। अब आपको ये बताना है कि जो कमेंट सेक्शन में उन स्टेट के नेम जहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ओके, ये कमेंट सेक्शन में आपको मेंशन करना है, ठीक है। जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो काम करता है आर्टिकल 324 के अकॉर्डिंग। पावर कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ डिफाइन हुई है, आर्टिकल 324 में। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन हुआ करते थे, सुकुमार सेन, और प्रेजेंट में कौन है, राजीव कुमार, जो कि 25 हैं। ये नंबर याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा, ओके। ये हैं आपके फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर सुकुमार सेन एंड प्रेजेंट मिस्टर राजीव कुमार, ओके। कोई लेक्चर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो पता ही है क्या करना है आपको, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।